चाकर बलोच बहुत माहिर तीरंदाज था। वो मंसूर मलक की फ़ौज में मामूली सिपाही भर्ती हुआ था, मगर उसकी तीरंदाजी उसके काम आई और जल्द ही उसे 50 तीरंदाजों का अमीर बना दिया गया। वो बहुत तनदेही से सरहद पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। कभी कभार छुट्टी मिल जाती तो वो घर चला जाता। उसका ख्वाब था कि वो 1000 कमानदार बने। उसकी कमान में 1000 तीरंदाज सिपाही हों। एक रोज़ इसे ख़त के ज़रिए ये इत्तला मिली कि उसके वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है। ये पढ़कर उसने फ़ौरन अपने घर की राह ली। इसे कुछ ही दिन खिदमत का मौका मिला, तब मौत ने उसके वालिद को आ लिया। अब घर में कमज़ोर बूढ़ी माँ रह गई थी। एक जानब उसका ख्वाब था, दूसरी जानब कमज़ोर बूढ़ी माँ। फ़ैसला करने में एक लम्हा भी नहीं लगा। उसने फ़ौज को खैराबाद कह दिया और खेती बाड़ी करने लगा। माँ ने भी एक लड़की पसंद की और चाकर बलोच की शादी हो गई। ज़िंदगी खामोशी से आगे बढ़ रही थी। जब मंसूर मलक के यहाँ 10 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, मुल्क भर में जश्न का समा था। खेलों के मुकाबलों का इनकाद किया जा रहा था। इन्हीं दिनों चाकर बलोच को भी कुछ फरागत थी, तो एक मरतबा फिर उसने तीर कमान उठाने का फ़ैसला किया। गांव वालों का भी ख्याल था कि उसे उन मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहिए। कुछ मशक़ के बाद उसका तीर ऐन निशाने पर लगने लगा। गांव वाले उसकी महारत देखकर दंग रह गए। तीरंदाजी के मुकाबले में जब तीसरे मरहले में दाखिल हुआ तो हर तरफ उसके नाम का डंका बज रहा था। उस दिन घर जाते हुए मीर ताहर ने चंद मुहाफ़िज़ों के हमरा उसका रास्ता रोक लिया। वो इस इलाके का दरोगा था। चाकर बलोच, तुम्हारा निशाना तो बहुत सच्चा है। घोड़े से उतरते हुए मीर ताहर बोला। चाकर जानता था मीर ताहर ने उसे किसी ख़ास वजह से रोका है। किसी राह चलते की तारीफ़ करना मीर ताहर की आदत न थी। साहब, वो बात कहिए जिसके लिए आपने मुझे रोका है। चाकर ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मीर ताहर की मुस्कुराहट गायब हो गई। अब उसके चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही थी। उसने एक रेशमी थैली निकालकर हकारा से उसकी जानब बढ़ाई। चाकर, यह नाम उससे बहुत ज़्यादा है जो मुकाबले में जीतने की सूरत में तुम्हें मिलेगा। ये रख लो, इस मुकाबले से दस्तबरदार हो जाओ। और अगर मैं इनकार कर दूँ तो? चाकर ने तंज़िया लहजे में सवाल किया। इसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। मीर ताहर ने सर्द लहजे में धमकाया। मैं तुम्हारी पेशकश ठुकराता हूँ, चाकर बलोच ने बेखौफ होकर कहा। मीर ताहर इसे कुछ देर गज़बनाक नज़रों से घूरता रहा, फिर चबक लहराता वहाँ से चल दिया। मुकाबले का दिन आ पहुँचा। जब उसने अपने मद्दे मुकाबल को देखा तो उसकी समझ में सारी बात आ गई। मीर ताहर का भांजा 50,000 सालार मीर कासम का बेटा उसके सामने खड़ा था। चाकर जैसे माहिर तीरंदाज के सामने उसकी एक न चली और वो ये मुकाबला हार गया। इस जीत पर 50,000 सालार मीर कासम ने चाकर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हर बाप की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा मुकाबला जीते, मगर कुछ सलाहियतें खुदा दाद होती हैं। चाकर के पास वो खूबी है जिसकी बदौलत इसका निशाना चूकता नहीं है। मैंने अपने बेटे से वादा किया था, अगर वो मुकाबला जीत गया तो उसे बेशकीमत तोहफ़ा दूंगा। चाकर बलोच ने मुझे बहुत मुतासर किया है। इनाम के साथ साथ ये तोहफे का भी हकदार है। मीर कासम का ये ऐलान सुनकर गांव वालों ने खुशी से चाकर को कंधों पे उठा लिया। सब उस तोहफे को देखने के लिए बेताब थे। तोहफा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक देवकामा तफरीकी हाथी था। उम्मीद है आप हमारे इस तोहफे की कदर करेंगे। इसकी खुराक की फ़िक्र न करना, सालाना तुम्हें इसका खर्च मिल जाएगा। मीर कासम ने चाकर बलोच से मुसाफा करते हुए ऊंची आवाज़ में कहा ताकि सब सुन लें। चाकर किसी सूरत वो तोहफ़ा कबूल नहीं करना चाहता था, मगर मीर कासम की दुश्मनी सहने की उसमें सकत न थी। इसलिए किसी न किसी तरह वो हाथी को गाँव में ले आया। एक उजाड़ खेत में उसका आर्जी ठिकाना बना दिया। अगले चंद दिन सिपाही वहां आ धमके हाथी की खुराक के बारे में चाकर से सवाल करने लगे। इसके बाद उन्होंने चाकर के खेत से बहुत मेहनत के साथ उगाई गई सब सब्जियां इकट्ठी की और हाथी के सामने ढेर कर दी। एक कागज़ पर उनकी तफसील लिखी और ये कहकर चले गए कि साल पूरा होने पर इसे रकम अदा कर दी जाएगी। वो रोज़ यही करते। चाकर के सारे खेत बर्बाद कर दिए। वो इसे तंग करने के लिए कहते कि हाथी कमज़ोर लग रहा है, इसके लिए मज़ीद खुराक का इंतज़ाम करो। कभी कहते साफ़ नहीं है, इसे नहलाने का बंदोबस्त करो। चाकर और उसके घर वालों का सुकून गारत होकर रह गया। हाथी चाकर के अलावा किसी को करीब भी नहीं आने देता, इसलिए सफाई भी उसे ही करनी पड़ती। ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। सारे काम छोड़कर वो बस हाथी की खिदमत में लगा हुआ था और वो इस बात की अक्सर अपनी माँ से शिकायत करता तो वो इसके सर पर हाथ फेर कर दुआ देती और उसे बताती कि सब्र इख्तियार करने से ज़हमत रहमत बन जाती है। दूसरी तरफ
उसकी हालत का सुनकर मीर ताहर कहकहे लगाता और अपने बहनोई मीर कासिम की चालबाजी को सराहता। इन दिनों मीर ताहर किसी काम से मरकज़ चला गया। 2-2.5 माह बाद मीर कासिम की दिलचस्पी भी कम हो गई तो सिपाहियों ने आना भी कम कर दिया। चाकर और हाथी एक दूसरे से मानूस हो गए। हाथी, जिसका नाम उसने साधु रखा हुआ था, सारी रात एक ही हालत में सर झुकाए गुजार देता। साधु इसके इशारे समझने लगा था। चाकर ने भी उसकी सवारी सीख ली थी। जब वो साधु पर सवार होता है तो उसे बहुत लुत्फ मिलता। साधु को पानी में उछल कूद पसंद थी। हर दूसरे रोज़ उसे झील की तरफ ले जाता। कभी इस पर सवार होकर जंगल में दूर तक चला जाता, वहाँ से शहद इकट्ठा करता, इनवाई इकसाम के फल तोड़ लाता। एक मरतबा शहद उतारते हुए जब मक्खियों ने इन पर हमला बोल दिया तो इसे मालूम हुआ कि साधु बहुत तेज भागता है। यूं से वो दौड़ाने भी लगा। इन दिनों वो उस पर खड़े होकर सवारी करना सीख रहा था कि एक रात सिपाही आए और उसे बताया कि मंगोलों ने सरहद पर हमला कर दिया है। सालार 50 हज़ारी मीर कासिम के हुक्म से वो हाथी वापस ले जा रहे हैं। सुबह फजर तक उन्होंने हर जतन कर लिया, मगर साधु सर झुकाए वहीं खड़ा रहा। सूरज निकलते ही मीर ताहर 200 सिपाही लेकर पहुंच गया। आहनी जंजीरों से साधु को जकड़ दिया गया। सब मिलकर जोर लगा रहे थे। इतने में किसी सिपाही ने नेज़े की अन्नी साधु के पाँव में मार दी। साधु बिफर गया, चिंगाड़ते हुए पिछले पाँव पर खड़ा हुआ, फिर एक झटके से भाग खड़ा हुआ। सिपाही उसके साथ घिसटते चले गए। उसका रुख जंगल की जानब था। बादशाह मंसूर मलक ने अपने तमाम 50 हज़ारी सालारों को मशरकी सरहद पर पहुँचने का हुक्म दिया था। मीर कासिम ने इस मुहिम पर जाने के लिए साधु को वापस बुलवाया था, क्योंकि उन दिनों रिवाज था कि जंग के दौरान 50 हज़ारी सालार हाथियों पर सवार रहते थे। मीर कासिम के पास जो सबसे बड़ा हाथी था वो साधु ही था। वो किसी छोटे हाथी पर बैठकर बादशाह के सामने जाने में शर्म महसूस कर रहा था। 10 दिन गुजर गए, सिपाही साधु को न पकड़ सके। एक शाम मीर कासिम खुद चाकर के घर पहुंच गया। उससे कहा कि वह साधु को लेकर सरहद की जानब चले, दूसरी सूरत में उसकी सारी ज़मीन जब्त कर ली जाएगी और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। चाकर को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो बेबस था। 1 महीने के बाद वह सरहद पर लश्कर के सामने मौजूद था। चाकर मीर कासिम के फीलबान के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। मीर कासिम ने बहुत कोशिश की कि साधु किसी और फीलबान को कबूल कर ले, मगर वो बिगड़ जाता। जंग शुरू हो चुकी थी। मंगोल ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। मंसूर मलक का लश्कर इन हमलों की ताब न लाते हुए पसपा हो रहा था। मीर कासिम उस वक्त एक ऊंचे टीले पर मौजूद था। मैदान जंग का मंजर देख रहा था। हवा का रुख पहचान कर मीर कासिम ने चाकर को हुक्म दिया कि हाथी को खैमों की तरफ ले जाए। ऐसा करना बहुत ख़तरनाक हो सकता था। मीर कासिम को मैदान जंग से जाता देखकर उसके सिपाही हौसला हार देते और भाग खड़े होते। मंगोल इस बात का फ़ायदा उठाकर उस तरफ से हमलावर हो जाते। सारे लश्कर में अफरा तफरी फैल जाती। तब उन्हें इस शिकस्त से कोई नहीं बचा सकता था। वो हाथी चाकर का था। चाकर मीर कासिम का सिपाही भी नहीं था कि उसका हुक्म मानता। उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मीर कासिम ने उसे अपने पास रथ में आने को कहा। दोनों के दरमियान कोई बात हुई। थोड़ी देर बाद सिपाहियों ने देखा कि रथ को हाथी से अलहदा कर दिया गया है। फीलबान को नीचे उतारकर उनका सालार तीर कमान संभाले खुद हाथी पर बैठ गया है। उसके बाद हाथी चिंगाड़ता टीले से उतरा और गजबनाक अंदाज में मंगोलों की जानब बढ़ा। वो दुश्मन को रौंदता हुआ बहुत दूर तक निकल गया। मंगोलों ने हाथी को घेर लिया। नेज़े और तलवारों से उस पर हमला कर रहे थे। उनका सालार हाथी पर खड़ा होकर उन पर तीर बरसा रहा था। सिपाहियों ने जब यह मंजर देखा तो नाराए तकबीर बुलंद करते हुए पुरजोश अंदाज में अपने सालार की मदद को लपके। मंसूर मलक, जो अपनी फ़ौज को पसपा होते हुए देखकर मायूस हो चुका था, ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसे मीर कासिम से इस बात की कम से कम तवक्को न थी। दूसरे सलारों ने जब ये माजा देखा तो वो भी मैदान जंग की तरफ दौड़ पड़े। अब तमाम लश्कर में एक नई तवानाई दौड़ गई। वो पूरी कुव्वत से मंगोलों से जा टकराए। घसमान कारण पड़ा। मंगोलों के कदम उखड़ गए। जल्द ही वो भाग खड़े हुए। साधु और चाकर बलोच दोनों जख्मों से निढाल थे। उनकी हालत बहुत खस्ता थी। तीर चला चलाकर उसके दोनों बाजू शल हो गए। उंगलियों से खून रिस रहा था। उसने मीर कासिम की वर्दी पहन रखी थी। मीर कासिम तो खुद इंतहाई बुज़दिल वाक़या हुआ था। जब उसने ये देखा कि चाकर वापस जाने के लिए तैयार नहीं तो उसे अपनी वर्दी देकर उसकी कमीज़ और पगड़ी खुद पहन ली और वहाँ से फ़रार हो गया। जंग ख़त्म हो चुकी थी। वो बहुत मुश्किल से साधु पर से उतरा। 2 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। साधु तो जैसे उसके उतरने का मुंतज़िर था, पाँव मोड़ कर बैठा।
और मंसूरुल मलक को तो पहले ही शक था कि हाथी पर खड़े होकर तीर चलाने वाला मीर कासिम नहीं हो सकता। मीर कासिम को मैदान जंग से भागने के जुर्म में जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। मंसूरुल मलक चाकर की बहादुरी से बेहद मुतासर हुआ, इसे 50,000 सालार मुकर्रर कर दिया। साधु वैसे तो उसके लिए जहमत बन के आया था, मगर उसके बाद उस समेत उस पूरे मुल्क के लिए रहमत बन गया। तो जी, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।